नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज ब्यूरो रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे सोनभद्र से। सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत आपको बता दें कि पीपरडी बालू साइट पर सुबह 11:30 बजे एसडीएम और सीओ दर्जन भर राजस्व कर्मियों के साथ और खनन विभाग और सुरक्षा कर्मियों के साथ साइट पर पहुंचे। इस बीच एसडीएम ने नक्शे के माध्यम से खनन रकबे को राजस्व कर्मियों से बारीकी के साथ समझा और वर्तमान में हुए खनन की स्थिति, नदी में बाधित धारा और साइट पर मौजूद पोकलैंड मशीनों का यहां पर नक्शा बनाने को निर्देशित किया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस जांच के दौरान जर्जर भर पोकलैंड साइट पर खड़ी हुई मिली है, जिसके चालक मौके पर नहीं पाए गए। इस बीच एसडीएम ने कानूनगो और लेखपालों को भी निर्देशित किया और अभी कुछ समय बाद पहुंच रही खनन विभाग की टीम के साथ ही खनन रकबे का सीमांकन करवाते हुए उसकी रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोकलैंड की मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें यहाँ पर हैं, लेकिन इन्हें चलाने वाले यहाँ से नदारत हैं और इसीलिए अब एसडीएम क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं तो सख्ती के साथ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ आकलन करने के लिए और एक प्रॉपर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी यहाँ पर हिदायत दे दी गई है। साथ ही साथ ये खनन का कारोबार लगातार काफी दिनों से जोरों शोरों पर चल रहा है और इस पर अब विभाग भी तेजी के साथ कार्रवाई कर रहा है। इसी दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम पुलिस बल भी मौजूद है, खनन विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर हैं और इसी के साथ साथ खनन की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। पोकलैंड की काफी मशीनें यहाँ पर मौके पर देखी गई, लेकिन उनके ड्राइवर्स वहां से नदारद मिले हैं। और अब रुक करेंगे आगरा का, जहां पर सीटेट की परीक्षा में सर्वर डाउन होने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। यहां पर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षार्थियों का ये आरोप है कि जिस केंद्र पर इनकी परीक्षा थी उस केंद्र पर सर्वर डाउन हो गया। इस कारण ये अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो गए और करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहने से वाहनों की भी लंबी कतार लग गई। यहाँ पर तमाम जो आम लोग हैं उन्हें भी काफी समस्या का सामना करना पड़ा है और प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त करने और दोबारा दूसरे केंद्र पर परीक्षा करवाने की मांग की है। अब इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने तमाम छात्रों को दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन देकर इस जाम को खत्म करवाया है। इस वक्त मौजूद हैं, काफी आक्रोश में हैं क्योंकि इनकी पूरी मेहनत इस वक्त पानी हो गई है, क्योंकि सर्वर डाउन होने की वजह से ये छात्र परीक्षा ही नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि जिस केंद्र पर इन्होंने परीक्षा देने के लिए पहुंचना था उस केंद्र पर सर्वर डाउन होने की वजह से ये छात्र वंचित रह गए हैं परीक्षा देने से और अब इनकी ये मांग है कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए और दोबारा एक नई तारीख दी जाए जिसमें परीक्षा हो और वो भी दूसरे केंद्र पर। नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया गया और ये तमाम छात्र यहाँ पर, तमाम लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। इनकी यही मांग है कि ये परीक्षा दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई बसेस भी हैं जो यहाँ पर रुकी हुई हैं और इन छात्रों के प्रदर्शन की वजह से, क्योंकि नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है, आवागमन होने में काफी समस्या हुई। यहाँ से किसी बस या गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा, तमाम समझाया गया है पुलिस के द्वारा इन छात्रों को और उसके बाद जाकर इस जाम को खुलवाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन छात्र कुछ भी समझने को भी तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि परीक्षा को दोबारा करवाया जाएगा, लेकिन इस वक्त छात्रों के मन में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। सीटेट की ये परीक्षा थी जो कि देनी थी, जिसके लिए अभ्यर्थी इकट्ठा हुए थे। और अजय यादव ब्यूरो चीफ आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे स्थिति का जायजा। अजय, क्या इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है? पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन छात्रों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अजय,
चलिए अजय से दोबारा एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वहां पर अजय मौजूद हैं इस वक्त घटनास्थल पर, और वहां पर आवाज उन्हें शायद नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा दें और ये देखकर समझना आसान है कि छात्र इस वक्त कितने ज्यादा गुस्से में हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और मजबूरन उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया है। पुलिस की तरफ से लगातार वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और इसी के साथ साथ छात्रों को समझाने की भी कोशिश लगातार ये अधिकारी कर रहे हैं पुलिस के, लेकिन छात्र अभी कुछ भी समझने और मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। ये सीटेट की परीक्षा थी जिसके लिए छात्र इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होती है, लेकिन ये परीक्षा देने से ये छात्र वंचित रह गए क्योंकि ये परीक्षा नहीं दे पाए। जिस केंद्र में परीक्षा देने पहुंचना था उस केंद्र पर सर्वर डाउन होने की वजह से ये छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। और अब छात्रों का ये कहना है कि करीब 1 घंटे तक वहां पर सर्वर डाउन रहा और अब वो इस परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आपको ये बताते चलें कि अभ्यर्थियों की तरफ से काफी आक्रोश यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं वो, और लगातार एक आरोप भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि अगर केंद्र पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, सर्वर डाउन था या सर्वर में किसी तरह की समस्या थी, तो फिर आखिर वहां पर परीक्षा क्यों रखी गई और परीक्षा से पहले सर्वर चेक क्यों नहीं किया गया, सभी जो खामियां जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको पहले से ठीक क्यों नहीं किया गया। इसी वजह से छात्रों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उनका यह कहना है कि ये अव्यवस्था की वजह से वो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं और इसी वजह से उनके पूरे साल की मेहनत इस वक्त दांव पर लगी है और इसीलिए छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा को निरस्त किया जाए, दोबारा परीक्षा करवाई जाए और किसी दूसरे केंद्र पर, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं जो सड़क पर बैठ गई हैं, वो उठने का नाम यहां से नहीं ले रही हैं और पुलिसकर्मी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर बता दें आपको कि पुलिसकर्मी भी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि तमाम जो ये छात्र हैं यहाँ पर ये इस धरने को समाप्त करें, लेकिन जो तमाम छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कुछ छात्राएं भी हैं जो यहाँ पर सड़क पर बैठ चुकी हैं, वो यहाँ से नहीं उठ रहे। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, ये पूरी तरीके से निश्चित नहीं किया जाता कि परीक्षाएं दोबारा होंगी, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि आगरा से खबर सामने आ रही है जहां पर सर्वर डाउन होने की वजह से सीटेट की परीक्षा नहीं हो पाई है एक केंद्र पर, और उसी केंद्र के ये छात्र हैं जो सड़कों पर बैठ गए हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है और छात्रों की यही मांग है कि ये परीक्षा निरस्त की जाए, दोबारा एक नई तिथि पर परीक्षा हो और वो भी दूसरे सेंटर में हो जहां पर इस तरह की कोई समस्या दोबारा ना आए। और सर्वर यहां पर चेक क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सर्वर डाउन 1 घंटे तक वहां पर रहे केंद्र पर, और ये जिम्मेदारी किसकी थी कि उस सब टेक्निकल एरर को, यानी तकनीकी जो भी गतिविधियां वहां पर होती हैं उसको ठीक से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहां पर किसकी थी, और जिम्मेदार इस वक्त मौन क्यों है। छात्रों की यहाँ पर पूरी मेहनत दांव पर लगी है इस वक्त, और ये छात्र इसीलिए काफी आक्रोशित हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल हाईवे पर इकट्ठा होकर, और इसकी वजह से परेशानी हो रही है आम जनता को, क्योंकि जो तमाम बसेज हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कई बसेज हैं जो खड़ी हुई हैं, आवागमन नहीं हो पा रहा है, कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। और अजय यादव ब्यूरो चीफ आगरा से हमारे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर, छात्रों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? पुलिस ने आश्वासन जरूर दिया है लेकिन छात्र यहां पर मानते हुए नजर नहीं आ रहे। परीक्षा होनी थी, इसको लेकर कालिंदी इन्फोटेक को ये ठेका दिया गया था जहां बनस्ती विद्यालय में परीक्षा कराई जानी थी, लेकिन अभ्यर्थियों को हंगामा इसलिए किया गया कि वहां सर्वर डाउन होने की वजह से अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। जब करीबन आधा घंटा हो गया उसके बाद अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। उनको बार बार बताया जा रहा था कि अभी सर्वर चालू हो जाएगा। जब तक छात्रों ने जो अभ्यर्थी थे वो रोड पर आकर नेशनल हाईवे को जाम कर देते हैं। इसके बाद करीबन कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और काफी ट्रैफिक हाईवे पर जाम जमा हो जाता है, जिसको लेकर अभ्यर्थी रोड पर भी धरने पर एक तरह से बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पुलिस बल को भी बुलाया जाता है, अभ्यर्थियों को समझाया जाता है, उसको लेकर फिर जाम खोला जाता है। जी अजय, हम चाहेंगे आपके पीछे जो छात्र हैं आप उनसे बात करें कि उनके मन में क्या है, वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, ये छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का बताया गया यहाँ जो सीटेट की परीक्षा होनी थी उसको लेकर
उनका जो सर्वर के थ्रू एक परीक्षा की जाती है, जहाँ कालिंदी इंफोटेक ने एक विद्यालय जो बनस्ती विद्यालय था उसको हायर किया हुआ था, वहाँ सर्वर नहीं आ रहा था। इसकी वजह से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी सामना करना पड़ा और उसको लेकर अभ्यर्थी थे, छात्र थे, वो रोड पर आए। करीबन 200 अभ्यर्थियों को आज परीक्षा देनी थी। इसके बाद रोड पर आते हैं, वो हंगामा करते हैं और जो एनएच है, नेशनल हाईवे है, वहाँ जाम लगा दिया जाता है, जिससे 1 घंटे रोड ट्रैफिक एकदम बाधित रहता है। इसके बाद पुलिस को वहाँ आना पड़ता है, छात्रों को समझाना पड़ता है। इसके बाद अभ्यर्थी मानते हैं और परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हैं। इसमें ये भी निकल के आ रहा है कि कुछ कंप्यूटर चालू थे जिनको लेकर कुछ परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे जी। तो फिर अजय, ये जो समस्या थी इसके जिम्मेदार कौन है और सर्वर को पहले से क्यों नहीं चेक किया गया, जो ये समस्या परीक्षा के दौरान आई है? देखिए, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे जो कालिंदी इंफोटेक है, जिसके जरिए ये पूरी परीक्षा का जिम्मा दिया गया था, उस पर पूरा आरोप है कि इस तरह की जो सुविधा थी या सर्वर डाउन तो पहले से चेक किया जाता है, लेकिन करीबन 10 बजे परीक्षा होनी थी, 10:30 बजे तक सर्वर ऑन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से छात्रों को आक्रोश, छात्रों का भी सड़क पर आकर करना पड़ा, जाम भी लगाना पड़ा जी। तो अजय, अब क्या माहौल है? क्या छात्र मान गए हैं, हट गए हैं वहां से, इस प्रदर्शन को रोक दिया गया है? देखिए, पुलिस के आने के बाद रोड पर छात्रों को समझाया जाता है कि परीक्षा आपको बाद में होगी। जिस तरह से अभी अभी छात्रों में देखने को आक्रोश मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो है कालिंदी इंफो, उसका आरोप है सीधा सीधा कि परीक्षा में सर्वर डाउन को लेकर, लेकिन कई परीक्षार्थियों पर यह भी आरोप है कि नकल भी वहां कुछ छात्रों को कराई जा रही थी, जिसको लेकर काफी छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। ठीक है अजय, जो सेंटर पर अगर आप पहुंचे तो सेंटर की तरफ से जो वहां पर अधिकारी मौजूद थे, जो जिम्मेदार वहां पर इन्विजिलेटर्स जो होते हैं वहां पर, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? सर्वर डाउन की जो समस्या यहाँ पर आई है और जो नकल का जो आरोप यहाँ पर लग रहा है, क्या उस पर कोई सफाई पेश की गई है? देखिए, जो अधिकारियों का, जो प्रशासन का वहाँ स्कूल प्रशासन का, इन्फोटेक जो कालिंदी इंफो के अधिकारियों को कहना है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको सुधार किया जा रहा है। जैसी सुधार हो जाएगा, छात्रों की परीक्षा करा दी जाएगी। छात्रों की जो जिस तरह से सीटेट की परीक्षा, अगर कोई भी वंचित नहीं रह जाएगा जी। तो क्या अजय पूरी ही परीक्षा निरस्त होगी, सभी छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, या फिर सिर्फ जो इस केंद्र के छात्र हैं उनके लिए कोई नया क्वेश्चन पेपर बनेगा या दोबारा से वो परीक्षा होगी? क्या कुछ डिटेल आपके पास है इस बारे में? नहीं, अभी जिस तरीके से विद्यालय प्रशासन है, इंफोटेक कमेटी के प्रशासन है, जो वो इस जांच की बात कह रहे हैं, कमेटी की बनाकर जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन छात्रों के किसी भी तरह से भविष्य का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। छात्रों को जिस तरह से सीटेट की परीक्षा देनी थी, उसको दोबारा से हो तक दिया जाएगा जी। तो अजय, क्या और भी कोई केंद्र है जहां पर इसी तरह की समस्या अभ्यर्थियों को देखनी पड़ी हो, सर्वर डाउन होने की? नहीं, आगरा में बनस्ती विद्यालय, यहीं 200 करीबन अभ्यर्थी थे जो परीक्षा से वंचित रह रहे थे। इनको लेकर ही काफी सर्वर, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सर्वर को लेकर, जिसको लेकर छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने रोड पर आकर हंगामा किया, लेकिन बाद में समझा दिया गया तो रोड को फिर दोबारा एनएच को खोल दिया गया है जी। तो छात्रों की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक तारीख निर्धारित नहीं हुई है, आश्वासन जरूर दिया गया है, कब तक अंदाजा लग रहा है कि दोबारा परीक्षा होगी? अब इन्फोटेक, जो कालिंदी इन्फोटेक है, वो जांच की बात कर रहा है, सर्वर कहाँ टेक्निकली गलत हुई है, सर्वर को किस तरह से सुचारू रूप से ठीक किया जाएगा, और बाद में ये सब चीजों को लेकर छात्रों को एक आश्वासन दिया गया है कि सीटेट की परीक्षा से आप किसी को वंचित नहीं रखा जाएगा जी। पर अजय, जैसे कि आपने कहा कि कुछ सिस्टम ऐसे भी थे जो चल रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे सर्वर डाउन हुआ कि एक ही केंद्र है, उसी में कंप्यूटर्स लगे हैं, लेकिन कुछ चल रहे हैं और कुछ में सर्वर डाउन है? ये समस्या आखिर कैसे आई? छात्रों का ये जो छात्रों का आरोप था कि कुछ सिस्टम थे वो चालू थे, छात्रों द्वारा बताया गया है, लेकिन जब सर्वर डाउन है तो सभी सिस्टमों का होना चाहिए, कंप्यूटर एक भी नहीं। लेकिन छात्रों का कहना है कि कुछ सिस्टम चल रहे थे, कुछ चुनिंदा सिस्टमों पर जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे, लेकिन ये तो जांच का विषय है। इसको अगर प्रशासन या शासन के जरिए अगर शिकायत की जाती है तो किस जी ठीक है अजय, हम चाहेंगे आपके आसपास जो छात्र हैं, आप एक बार उनसे भी बात करें और पूछें उनसे कि इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। अगर परीक्षा निरस्त नहीं होती है
तो फिर उनका अगला कदम क्या होगा? और जिस तरह की यहाँ पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है उस पर उनका क्या कहना है? अजय, हम चाहेंगे कि अब छात्रों से भी एक बार बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि इस वक्त उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनकी पूरी मेहनत इस वक्त दांव पर लगी है और क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया है उनकी। अजय से हम एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे इस वक्त, लेकिन आपको बताते चलें कि जैसे कि हमारे संवाददाता ने यहाँ बताया, ब्यूरो चीफ ने हमें बताया है कि जो सर्वर है वो डाउन हो गया था, लेकिन कुछ सिस्टम फिर भी चल रहे थे, छात्रों का ये कहना है। और कुछ सिस्टम में सर्वर डाउन होने की वजह से वो छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। इसी बात को लेकर ये तमाम छात्र आक्रोश में है। नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन जब वहां पर पहुंचा तो तमाम पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रों ने वहां से हटना शुरू किया है। आवागमन वहां पर चालू करवाया गया फिर से एक बार, लेकिन छात्रों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली है, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए और किसी दूसरे केंद्र पर, ताकि इस तरह की समस्या दोबारा ना आए जो अव्यवस्था उन्हें इस केंद्र पर देखने को मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस टेक्निकल कंपनी को ये काम दिया गया था, जो सौंपा गया था जिम्मा परीक्षा कराने का, सर्वर चेक करने का, उनकी तरफ से इतनी बड़ी चूक और ये बड़ी लापरवाही हुई है। और यहाँ पर जो प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि परीक्षा सुनिश्चित करे, उनकी तरफ से बड़ी चूक हुई है। और उस चूक का खामियाजा कहीं ना कहीं इन छात्रों को, इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है, जो अब सड़कों पर आ गए हैं। यहाँ पर कई महिला जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी बैठे हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि प्रशासन को उनकी मांग माननी पड़ेगी, परीक्षा दोबारा कराई जाए। और सोनभद्र की ओर रुख करेंगे, जहां पर खनन को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पीपरडी बालू साइट पर सुबह 11:30 बजे का मामला है, जब एसडीएम और सीओ दर्जन भर राजस्व कर्मियों और खनन विभाग और सुरक्षा कर्मियों के साथ एक साइट पर धमक पड़े। इस बीच एसडीएम ने नक्शे के माध्यम से खनन रकबे को राजस्व कर्मियों से बारीकी के साथ समझा और वर्तमान में हुए खनन की स्थिति और नदी में बाधित धारा और साइट पर मौजूद पोकलैंड मशीनों का नजरी नक्शा बनाने के लिए निर्देशित किया है। इस जांच के दौरान दर्जन भर पोकलैंड साइट पर खड़ी हुई मिली हैं, जिसके संचालक मौके पर नहीं पाए गए। एसडीएम ने यहां पर कानून को और लेखपालों को भी निर्देशित किया है कि अभी कुछ समय बाद पहुंच रहे वहां पर, और इसीलिए खनन विभाग की जो टीम है उसके साथ खनन रकबे का समयांकन करते हुए, सीमांकन करवाते हुए उसकी रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरों के जरिए एक बार आपको फिर से दिखा दें कि यहाँ पर तमाम जो ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं, पोकलैंड मशीनें हैं यहाँ पर, और जो टीम है इस वक्त राजस्व विभाग के साथ मौजूद है यहाँ पर। रविंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर जानकारी के लिए मौजूद हैं। रविंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि कुछ समय पूर्व मैं अपने चैनल आर्या न्यूज के माध्यम से पहले भी इसको दिखाया गया था। कोरगी और पीपरडी साइड पे जो बालू खनन चल रहा था अवैध, उसी का असर था कि मौके पे दुद्धी एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा, सीओ आशीष मिश्रा समेत दर्जनों बल राजस्व कर्मी पहुंचे, जहां मौके पे कई कार्य अवैध रूप से मिले, जिसमें शैलेंद्र मिश्रा ने खुद पूरे जो पोकलैंड मशीन जो भी थे उनका वीडियोग्राफी बकायदा उन्होंने अपने सामने मौजूदगी में करवाई है। जी, तो रविंद्र, रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, और जो पोकलैंड मशीनें हैं उनके ड्राइवर वहां से नदारद मिले हैं, तो क्या उन्हें जब्त कर लिया गया है? और ये जो खनन हो रहा था वो किसके कहने पर हो रहा था, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता दो, बार बार ग्रामीणों को जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जो हमारे चैनल के माध्यम चलाया भी गया था, उसी कार्यक्रम में वहाँ तो मौके अधिकारी पहुंचे। सुबह 11 बजे दोपहर कार्यक्रम 5 बजे तक कार्यक्रम चला, जिसमें जो भी अधिकारी उनको निर्देशित किया गया, पूरे मौके मुआयने जाकर के वीडियोग्राफी कराई गई है। और वहाँ पे काफी कुछ जो वहाँ जमीन एक्चुअल जमीन उससे ज्यादा साइड पे अवैध काम चल रहा है। रविंद्र, लेखपाल और कानूनगो को भी बुलाया गया है, उनकी तरफ से क्या कहना है कि उनके नाक के नीचे इस तरह से खनन चल रहा था, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी इस बारे में? और अगर थी तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई या शिकायत क्यों नहीं की गई आगे? जी बिल्कुल, सोनभद्र
राजस्व जो है बहुत बड़ा, मतलब राजस्व के हिसाब से बहुत बड़ा जिला है, जो वहाँ में राजस्व के मामले में सबसे यूपी का सेकंड जिला माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों के मिली भगत से ही ये काम हो रहा था। लेकिन जब ग्रामीण बार बार शिकायत कर रहे थे, हमारे चैनल के माध्यम से खबर भी चलाई गई, तो उसका असर देखने को मिला कि मौके पे एक जिलाधिकारी संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें उप जिलाधिकारी दुद्धी शैलेंद्र मिश्रा, दुद्धी सीओ आशीष मिश्रा सहित कई अधिकारी और दर्जनों भर राजस्व कर्मियों की टीम बना करके अचानक वहां पे छापा मारा गया, जिसमें अवैध रूप से कई पोकलैन भी कार्य करते पकड़ी गई। और यह कार्यक्रम शाम 5 बजे तक चला। जी रविंद्र, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई, जो रिपोर्ट है उसके लिए क्या कोई स्पेशल टीम गठित की गई है और कब तक के लिए रिपोर्ट सौंपनी होगी? जी बिल्कुल, दुद्धी एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि 3 दिन का अंदर जो भी यहाँ जांच करे उसको जिला अधिकारी महोदय को इसकी जांच सौंपी जाएगी। रविंद्र, ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर ये अवैध खनन इस तरीके से चल रहा था? रविंद्र, रविंद्र आपसे ये जानना चाहेंगे कितना बड़ा इलाका है जिस पर ये खनन चल रहा था, कहां कहां तक फैला हुआ है, और इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर अवैध खनन इस तरह से चल रहा है? जी बिल्कुल, ये साइड है दुद्धी जगह सोनभद्र से 130 किलोमीटर जो जिला मुख्यालय दूरी पर है दुद्धी, वहाँ पे पीपड़ी कोरगी बालू साइट है, जहाँ पे जितना वास्तव में क्षेत्र उससे ज्यादा एरिया में अभी 2 दिन पहले पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बगल में भी एक घटना खनन की आई थी, जिसपे मौके पर अधिकारी पहुंचकर उसका निरीक्षण किए। ठीक है, तो रविंद्र क्या और भी कोई जगह है जहां पर ये अवैध खनन चल रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर भी अगर इसी जगह की बात की जाए तो कब से इस तरह की गतिविधियां वहां पर हो रही हैं? काफी दिन पहले भी ये यहाँ से चल रहा था, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से खुद खबर चलाई, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय और ये लोग मौके, जिसमें जिलाधिकारी टीम गठित की गई, जांच में पहुंचे, जिसमें 3 दिन के अंदर जो भी कार्रवाई होगी जिलाधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। तो रविंद्र, इसमें क्या किसी का नाम अब तक सामने आ पाया है? ग्रामीणों की तरफ से अगर किसी का नाम यहाँ पर उठाया गया हो कि उसी के कहने पर यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है? नहीं, ग्रामीणों के द्वारा जो कुछ राजस्व कर्मी है जिनका ग्रामीण द्वारा अपलट है, कुछ राजस्व कर्मियों को मिली भगत से ये जो कार्य किया जा रहा है, राजस्व कर्मियों को मिली भगत से किया जा रहा है। तो रविंद्र, जो पोकलैंड मशीनें मिली है, क्या उस पर किसी तरह का नंबर यहाँ पर मिला है? कोई नंबर प्लेट है उसमें? ये जो ट्रक वहां पर खड़े हैं क्या उनपे नंबर प्लेट है? कुछ गाड़ियों पे नंबर प्लेट है, ज्यादातर गाड़ियों पे नंबर प्लेट कहीं भी किसी पे शो नहीं हो रहा है। एक आध गाड़ियों पीछे मिला है, लेकिन आगे किसी भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। तो क्या अभी तक जानकारी मिल पाई आपको कि किसके नाम पर ये गाड़ियां रजिस्टर्ड थी? गाड़ियां काफी संख्या में मौजूद है, इसलिए कई मालिक होंगे, इसकी जानकारी पूर्णतः नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ दिन हो सकता है 1-2 दिन पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो रविंद्र, आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है इस बार में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्योंकि पूरी एक बड़ी टीम यहाँ पर पहुंची है और कई विभाग के अधिकारी इस वक्त मौजूद है मौके पर, और उनकी तरफ से रिपोर्ट के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। ये एसडीएम के द्वारा कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो भी होगा जांच करके जिलाधिकारी महोदय जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सब घटना जो भी होगा सामने आ जाएगी। 3 दिन का समय बोला गया है। तो रविंद्र, क्या अंदाजा है कि इलाके के कोई बड़े बाहुबली यहाँ पर सामने आएंगे जिनका नाम इसमें होगा? और क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की छापेमारी हुई है, कार्रवाई जरूर हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या मौके से कोई गिरफ्तारी भी हुई है और आगे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि अब आगे बड़ी गिरफ्तारी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी तो कोई गिरफ्तारी हुई, शाम 5 बजे कार्रवाई थी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जहां तक अधिकारियों का कहना है कि 3 दिन के अंदर जो भी गलत होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते चलें कि ये दुग्धी का इलाका है जहां पर धड़ल्ले के साथ अवैध खनन हो रहा है और आज एक बड़ी टीम प्रशासन की यहाँ पर पहुंची है और इस यहाँ पर मौका वारदात से कई जो जेसीबी मशीनें हैं उन्हें भी जब्त किया गया है, पोकलैंड मशीनें यहाँ पर से बरामद की गई हैं और ये ट्रक आप लगे हुए देख पा रहे हैं कि इन पर अवैध खनन से लदे हुए ये ट्रक हैं और ये पोकलैंड की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और धड़ल्ले के साथ यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट है जिसे तैयार करना होगा और सीमाकरण के निर्धारण के साथ ही उस रिपोर्ट को 3 दिन के अंदर सौंपना होगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और खबर अब औरैया से है, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खनन की चेकिंग करने गए एसडीएम की गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार की वजह से बस ने टक्कर मार दी है। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एसडीएम को भी मामूली चोट आई है, जबकि 2 लोग गंभीर हालत में हैं। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खनन की चेकिंग करने गए उप जिलाधिकारी की गाड़ी को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी है। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना गया है। तीन व्यक्ति आए हैं, एक रमेश, अंकुर और उपेंद्र कुमार। ये तीनों लोग बता रहे थे, तीनों लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं, जो किसी बस ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। तो ये आए थे और इनका प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको तो आपको बताते चलें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एक घटना है, जहां पर एसडीएम की गाड़ी को बस ने टक्कर मार दी है। हालांकि गंभीर स्थिति किसी की नहीं है, एसडीएम को भी मामूली चोट आई है। 3 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। और शिवम पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ औरैया से जुड़ गए हैं इस खबर पर। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे घायलों की इस वक्त क्या स्थिति है? जी मैं बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का है, जहां ओवरलोड वाहनों की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान जो अतिरिक्त में एसडीएम रमेश यादव जी हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ओवरलोड मोरम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय जो 3 लोग थे, गाड़ी जिनकी हालत है वो बिल्कुल अभी फिलहाल में ठीक है जी। तो शिवम, क्या जो ड्राइवर है बस का उसको गिरफ्तार किया गया है, वो मौके से मिला है? जी मैं ड्राइवर की अगर बात करें तो ड्राइवर मौके से हाल फरार हो गया था जी। तो क्या बस को जब्त कर लिया गया या बस लेकर वो फरार हुआ? क्या कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, बस लेके फरार नहीं हुआ है। जो बस है, बस को पकड़ लिया गया है। जो ड्राइवर था, ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। तो शिवम, क्या कोई बड़ी साजिश की यहाँ पर बू आ रही है? क्योंकि एसडीएम यहाँ पर अवैध खनन के तहत कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी का इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है। जी मैं बिल्कुल बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्या नाम गाड़ी थी, गाड़ी तेज रफ्तार में थी, उसी चक्कर में जो ब्रेक नहीं लग पाए, उसी चक्कर में जो हादसे का शिकार हो गई। तो शिवम, बस के अंदर जो यात्री थे, क्या उनकी तरफ से किसी तरह की पुष्टि की गई है? क्या नशे में वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या क्या कुछ बात सामने आई है अब तक? जी मैं बिल्कुल बता दूं, अगर नशे की बात करें तो अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। तो शिवम, ये जो बस थी, जो इसका नंबर है, रजिस्टर्ड किसके नाम पर है? क्या इससे पहले भी इस ड्राइवर के हाथ से इस तरह की कोई घटना हुई है? जी अभी इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक बड़ी दुर्घटना होने से चल गई। हालांकि एसडीएम को मामूली चोट जरूर आई है। यहां पर वो अपनी गाड़ी से अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए, छापेमारी के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक दुर्घटना का शिकार हुए। यहां पर एक तेज रफ्तार रोडवेज की बस से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी गई। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है, लेकिन बस को जब्त कर लिया गया है। ये गाड़ी हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया में उन्हें भर्ती कराया गया। 3 लोग वहां पर घायल हैं और जख्मी हालत में उनको ले जाया गया था। हालांकि सबकी जो स्थिति है, जो हालत है, वो इस वक्त बेहतर है। कोई गंभीर रूप से चोट उन्हें नहीं आई है। लेकिन इस दुर्घटना के बाद कई बातें सामने आ रही है यहाँ पर कि तेज रफ्तार की वजह से बस ने टक्कर मार दी है और बस का जो ड्राइवर है मौके से फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ से घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। फिलहाल एसडीएम को मामूली चोट आई है और वो अस्पताल से उन्हें अब घर भेज दिया गया है। औरैया से खबर सामने आई, जहां पर आला अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रहे हैं। एक तेज रफ्तार बस की टक्कर की वजह से एसडीएम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और एसडीएम को भी इसमें मामूली चोट आई है। और अब बात करते हैं तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की, जहां पर 2024 को बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर। और जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भाकपा के डी राजा भी शामिल होंगे।
यहाँ आपको बता दें कि तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस का नाम बदलकर अब बीआरएस कर दिया गया है और इसको नाम बदलने के बाद ये पहली सार्वजनिक बैठक है। इस कारण ये बैठक राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें तमाम विपक्षी दल हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी नेता, एक साथ ये सभी एकजुट होकर नजर आए हैं साथ में। और टीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बी विनोद कुमार ने मंगलवार को बताया था कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और स्वतंत्रता समेत संविधान की भावना वर्तमान भाजपा के नेतृत्व में एनडीए शासन के तहत काफी कमजोर हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस देश में एक वैकल्पिक राजनीति लाने की कोशिश कर रही है। अब ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरों में एक बड़ी तस्वीर साफ हो रही है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं बीजेपी के सामने टक्कर लेने के लिए एक साथ आए हैं। और सबसे पहले इस दौरे की जो शुरुआत की गई वो मंदिर से की गई। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले मंदिर में माथा टेका गया है और उसके बाद जाकर के एक बड़ी रैली को आज यहाँ पर निकाला जाना है। टीआरएस की बेहतर और शक्ति प्रदर्शन की रैली होगी और नाम बदलने के बाद टीआरएस की पहली बड़ी रैली मानी जा रही है। टीआरएस का नाम बदलकर अब बीआरएस कर दिया, यानी कि भारत राष्ट्र समिति, और इसी समिति को एक वैकल्पिक राजनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है देश के सामने। और यहाँ पर केसीआर का नाम बड़ी तेजी के साथ सामने आ रहा है, जो कि अब राष्ट्रीय मंच पर सामने आने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ एकजुट हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल इससे पहले भी कई बार तेलंगाना पहुंच चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं केसीआर से, लेकिन इस बीच आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें न सिर्फ सीएम केजरीवाल बल्कि कई बड़े चेहरे सामने हैं और कई बड़े नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। फिलहाल जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पर हैं, केसीआर यहाँ पर हैं। और ये सारे सबसे पहले जाकर उन्होंने मंदिर में माथा टेका है और उसके बाद रैली की शुरुआत की जाएगी। कुछ ही देर में रैली की शुरुआत होगी और उसके बाद रैली के जरिए देश में एक वैकल्पिक राजनीति लाने का प्रयास बीआरएस की तरफ से सबके सामने होगा। और बीजेपी पर भी इस बीच ये आरोप लग रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता देश में ज्यादा बढ़ रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शुभम तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि इस रैली के क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शुभम, एक बड़ी तस्वीर यहां पर आज देखने को मिल रही है तेलंगाना में, क्या सियासी मायने समझे जाएं इसके? सियासी मायने तो बहुत बड़े हैं। पहला सवाल यह है कि इससे पहले जो बीआरएस की कार्यालय दिल्ली में खोला गया उस समय भी अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद से जो उन्होंने एक अलग से तीसरे मोर्चे बनाने की बात छेड़ी है और उसी के लिहाज से आज रैली विपक्षी जमावड़े की रैली की तरह है, जिसमें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी हैं और तमाम वो बड़े नेता विपक्षी के डी राजा चाहे वो इसके भी और बिहार के जो नेता हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं। और सीधे तौर पे ये एक 24 की तैयारी है जहां से कि बीजेपी को हराने के लिए चाहे वो दक्षिण में एक तरह से विपक्ष को मजबूत करने और दक्षिण के सहारे उत्तर में भी वो मैसेज देने के लिए, जिससे कि थर्ड फ्रंट के सरकार बनाई जा सके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूरी रैली में कांग्रेस को कहीं नहीं जोड़ा गया है और कांग्रेस या जो यूपीए का हिस्सा रहे उनको भी किसी तरीके से इस रैली में आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो तीसरे मोर्चे बनाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि इसी बीच कांग्रेस की भी यात्रा चल रही है और बीजेपी ने भी चुनावी शंखनाद अपना कर दिया है। तो इस तरीके से तीसरा मोर्चा बनाने के लिए केसीआर लगातार प्रयासरत है और उसी को एक अमली जामा पहनाने के लिए इतनी बड़ी रैली आयोजित की गई है। और इस रैली में वही लोग हैं जो नॉन बीजेपी है और नॉन कांग्रेस हैं, जो कभी कांग्रेस के साथ न खड़े हुए न बीजेपी के साथ खड़े हुए। अखिलेश यादव का ऐसा है जो कभी एक जमाने में राहुल गांधी के साथ आए थे, दो लड़कों की जोड़ी कहा गया था, कई जुमले भी बने थे, लेकिन आज वो ना तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए बल्कि अब केसीआर की तरफ उन्होंने तेलंगाना का रुख किया है, अब वो यहाँ पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर क्या परिस्थितियां नजर आ रही हैं आपको कि अखिलेश यादव भी क्या केसीआर को यहाँ पर एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं या फिर बीआरएस जो पार्टी है अब उसे वो भी एक विकल्प की तरह देख रहे हैं? वो वही अखिलेश यादव के सामने वैकल्पिक राजनीति यदि वो केंद्र में जाते हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को ये कह के उन्होंने शामिल होने का मतलब ये बताया कि भारत जोड़ने के लिए कोई निकल रहा है तो हमारी शुभकामनाएं उसके साथ है। उन्होंने ये शुभकामनाएं देते हुए सपा के
तमाम नेताओं को ये कहा था कि उनकी अगवानी करें और रैली में शामिल हों। तो एक तरह से उन्होंने उससे अलग अपने आप को नहीं किया, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी एकता की बात हो रही, चाहे केसीआर हो, केसीआर जो अभी रैली कर रहे हैं, इससे पहले वो अखिलेश यादव से मिले हैं, बिहार के नीतीश कुमार से मिले हैं। तो इस तरीके का प्रयोग इससे पहले भी हुआ है, केसीआर ने इससे पहले कई बार किया। उसके बाद देखेंगे तो जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, यही केसीआर ऐसे हैं जो कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के समय भी इन्होंने मुलायम सिंह को थर्ड फ्रंट का नेता बनाया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो दक्षिण में चूंकि बीजेपी पूरी तरीके से कमजोर है, वहां उसकी कर्नाटक के अलावा ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां उसकी जमीन उस तरीके से हो वो कांग्रेस से सीधे तौर पर टकराती है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी के लिए दक्षिण में चुनौती है और कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। तो यदि दक्षिण का जो फ्रंट बनता है वो कहीं ना कहीं उस चेहरे के आश्रय उत्तर में आएगा, तो कुछ हो सकता है उसका प्रभाव पड़े। इसलिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, कांग्रेस से हटके वो थर्ड फ्रंट के साथ खड़े हुए हैं। और वो उस राहुल गांधी को कभी वो इस तरीके से नहीं कहते हैं कि उनकी यात्रा कमजोर है, या उनको खारिज नहीं करते हुए वो तीसरे फ्रंट की बात करते हैं। तरीके से बीआरएस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो अब टीआरएस हटा करके वो एक राज्य से निकल करके, केसीआर की अगर हम बात करें तो एक राज्य से निकल करके अब वो राष्ट्रीय पटन पर जाना चाहते हैं। क्या लगता है क्या बड़ी चुनौती यहां पर उनके सामने हो सकती है? क्योंकि समर्थन जरूर मिल रहा है उनके लिए, लेकिन अभी भी बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी बहुमत हासिल करके बैठी हुई है बीजेपी पार्टी। और बीजेपी की भी जिस तरह से हाल ही में बैठक हुई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी राजनीति यहाँ पर हो रही है। ये सियासी घमासान है, इसके क्या मायने हैं? अभी जो टीआरएस की छवि निकल के आई है कि वो राष्ट्रीय पटल पे आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा अभी दूर की कौड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रयोग टीआरएस अभी कर रही है, इससे पहले तमाम तरह के प्रयोग हो चुके हैं। इस प्रयोग की शुरुआत प्रकाश करात बंगाल से करते हैं, जिसके बाद से वहां से तीसरे मोर्चे की बात शुरू होती है। लेकिन वो तीसरा मोर्चा 14 के चुनाव में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद 19 में एक नई गठजोड़ की तैयारी चलती है, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, राहुल गांधी और तमाम यूपीए और यूपीए के बाहर नेताओं से बात करते हैं, बड़ी रैली करते हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी को हरा देंगे, पूरी तरीके से मोदी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन वहीं उसके कुछ महीने बाद वो आंध्र प्रदेश में बुरी तरीके से चुनाव हारते हैं और वो पूरी तरीके से राजनीति से बाहर चले जाते हैं। और इसके बाद भी देखेंगे तो तमाम तरह के जो लोग भी विपक्षी एकता की बात करते हैं, वो अपने राज्य में पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। वो चाहे अखिलेश यादव हो यूपी में, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो। तो इस तरीके से ये प्रयोग बहुत हद तक सफल नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जेडीयू जो विपक्षी एकता बनी है, इससे पहले आप देखेंगे जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इससे बड़ी विपक्षी एकता आपको पूरे मंच पे दिखाई दी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन वो विपक्षी एकता 6 महीने बाद या 8 महीने बाद क्या कहते गठबंधन की सरकार किस तरीके से गिर गई और वहां बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई, वो उसका बहुत बड़ा नमूना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो विपक्षी एकता क्या गुल खिलाएगी, अभी इन 2-4 महीनों में पता चल जाएगा। क्योंकि इसी साल अंत में वहां चुनाव होने हैं तेलंगाना में। तो पहले तो सबसे बड़ी चुनौती तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को सरकार बचाने की है, फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तो उसी के लिहाज से वो इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं कि यदि वो चुनाव जीतेंगे तब वो दिल्ली की तरफ आएंगे। चुनाव को लेकर पूरा ये अमलीजामा तैयार किया जा रहा है। शुभम, ये आपसे समझना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए आगे इनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल सकती है, और क्या इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी क्योंकि आज तो 3 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर सामने आए हैं, क्या और भी विपक्ष इसको मजबूत करने के लिए और भी बड़ी पार्टियां इसके साथ जुड़ सकती हैं? हाँ, ऐसा क्योंकि उनसे पहले नीतीश कुमार से उन्होंने बात की है, नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 3-4 पार्टियां ऐसी हैं जो न कांग्रेस की तरफ है न बीजेपी की तरफ है। वो चाहे उड़ीसा में नवीन पटनायक को देखिए या आंध्र प्रदेश में वाईएसआर को देखिए, इस तरीके की जो पार्टियां हैं वो न बीजेपी की तरफ है न कांग्रेस की तरफ है। तो ये लगता है थर्ड फ्रंट को कि वो कांग्रेस से जितनी दूरी बनाई है उतनी बीजेपी से है, तो वो हमारी तरफ आ सकती हैं। तो इस लिहाज से उन पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश केसीआर कर रहे हैं। लेकिन वो पार्टियां उनके साथ होंगी, वो उनको नेता मानेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ममता बनर्जी जब राहुल गांधी को नेता नहीं मानती है तो केसीआर को कैसे मान लेंगी। और नीतीश कुमार ने तो खुले तौर पे कहा है कि राहुल से उनके कोई मतभेद नहीं है, यदि राहुल लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो वो उनके साथ खड़े हैं, जबकि गठबंधन में बिहार के साथ वो खड़े हैं। दूसरी तरफ जो दक्षिण की बात होती है, तो दक्षिण में जो महागठबंधन बनाने की तैयारी है, वहां कांग्रेस और बीजेपी कर्नाटक में आमने सामने है,
तमिलनाडु में गठबंधन डीएमके और एआईडीएमके आमने सामने है। जहां एआईडीएमके के साथ बीजेपी खड़ी है तो डीएमके के साथ कांग्रेस खड़ी है। केरल में वामपंथी है। तो एक जमीन बची है, उस जमीन को कोशिश है कि वो कांग्रेस की ही जमीन है और दक्षिण हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। इसी तरीके से वो राहुल गांधी 19 में कांग्रेस दक्षिण की तरफ गए और दक्षिण को जोड़ने की कोशिश भी उनकी है। तो ये नेता सोचते हैं कि जो कांग्रेस की जमीन है उसी जमीन पे राजनीति करें, क्योंकि कांग्रेस यदि दक्षिण से कमजोर होती है तो फिर उसकी जमीन देश में कहीं बचेगी नहीं। जिस तरीके से यहाँ पर अब शुरुआत जो है, आज वो इस यात्रा की पहले मंदिर पहुंचे हैं ये सभी मिलकर, और इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है, राजनीति तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि मंदिरों को एक उद्योग की तरह पेश किया गया है, इस पर क्या राय है? जो पहले रैली से पहले इन लोगों की प्रस्तावित मंदिर में जाने की सभी लोगों की ये मतलब पहले से योजना थी कि ये लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद एक रैली करेंगे और उसके तहत ये ज्यादा से ज्यादा विपक्षियों को जोड़ेंगे रैली को ये। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो केसीआर सेकुलरिज्म के लिए सेकुलरिज्म का बड़ा दावा पेश करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्षता से पीछे हट गई है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व के तरफ चली गई है। राहुल गांधी मंदिर दौड़ रहे हैं। तो केसीआर या आम आदमी पार्टी जो भी उनके साथ नेता मंदिर में गए हैं, वो क्या अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि वो धर्मनिरपेक्षता से हटके वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए हैं? यदि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए हैं तो वो कांग्रेस की विचारधारा से किस तरीके से अलग है? क्या वो धर्मनिरपेक्षता को देश में आगे बढ़ाएंगे? यदि धर्मनिरपेक्षता को देश में आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो कांग्रेस को किस तरीके से कोस रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है उनके लिए भी। अब मंदिर जाना उनके लिए, ये कहते हैं कि हमारे लिए शुभ संकेत है या हम पूजा करने की नियत से गए हैं, तो उसका इतने बड़े लेवल पे ब्रांडिंग क्यों हुई? तमाम नेता मंत्री मुख्यमंत्री को लेके जाने की क्या जरूरत थी? वो तो केसीआर अकेले ही जा सकते थे, लेकिन वो बड़े एक धड़े को मंदिर में ले गए, उसको पूरे तरीके से बड़े प्रचार तंत्र में ले आए। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि वो भी जो दावा करती है केसीआर या उनकी पार्टी या उनके साथ जो जुड़े नेता हैं, जो दावा करते हैं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं विकास की राजनीति करते हैं, वो चाहे केजरीवाल हो चाहे मान हो, लेकिन वो धरातल पे उतरता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं कि जिससे जनता का भला हो। वो महंगाई की बात दिल्ली में करते हैं केजरीवाल, लेकिन जब तमिलनाडु या वो हैदराबाद तक जाते हैं तो वो मंदिरों तक रह जाते हैं। तो उनका विकास का दावा केवल दिल्ली तक रहता है, दिल्ली से बाहर वो धरा या फेल नजर आता है। और एक अहम सवाल होता है कि मुद्दा आखिर क्या होगा? बीआरएस वैकल्पिक राजनीति तो पेश कर रही है, लेकिन क्या बड़ा मुद्दा है जो इस रखकर वो इस चुनाव को जीतने की आस लगाए बैठे हैं? केसीआर के पास सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो अपने पहले तेलंगाना में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे चुनाव। केसीआर के बारे में सबसे बड़ा सवाल है कि केसीआर जब तेलंगाना का गठन हुआ उस समय कांग्रेस के सामने एक अध्यादेश आया था, जब आंध्रा से अलग हुआ तेलंगाना, तो उन्होंने कहा था कि टीआरएस का जब क्या कहते हैं तेलंगाना बन जाएगा तो टीआरएस का विलय हो जाएगा कांग्रेस में। इसी आधार पे कांग्रेस ने अपनी बनी बनाई सरकार को आफत में लिया और संसद में लोग बिल पेश किया और तेलंगाना को अलग किया। लेकिन अलग होने के बाद केसीआर ने सीधे तौर पे खारिज कर दिया कि कांग्रेस में हमारी पार्टी का विलय नहीं होगा। तो कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका वहां से लगा और टीआरएस को और कांग्रेस का हमेशा से तनाव रहा है। इसी चक्कर में और तेलंगाना जीतने के चक्कर में वो अपनी सरकार, जो उसके तमाम आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, वो अलग हो गए पार्टी से। और आज कांग्रेस की हालत ये है आंध्र प्रदेश में कि एक एक सीट के लिए वो तरस रही है। तो वो टीआरएस जो कि कांग्रेस को झटका देके अपनी पार्टी खड़ा करती है, वो आज 15 साल में तेलंगाना में दावा करती है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने जितनी आंदोलन से निकली पार्टी है, लेकिन वो उस चुनाव में उनके जगह पे बीजेपी भी अब जाती नजर आ रही है। उसके भी मोदी तमाम कार्यकारिणी में भी उन्होंने कहा है कि हमारा फोकस तेलंगाना पे भी होगा। तो तेलंगाना में एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ एमआईएम है जो बड़े मार्जिन के साथ वहां जीतती है चुनाव। तो वो चाहते हैं कि वो उस जो माइनॉरिटी वोट है, जो मुस्लिम मतदाता है, उनको अपनी तरफ खींच के चुनाव जीत सकें। सबसे बड़ा चुनाव उनको तेलंगाना का निकालना है। यदि तेलंगाना का चुनाव जीतेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात है, उसके अलावा उनके पास क्या विकल्प बचता है? आंध्र में उनके पास कोई समर्थन नहीं है, तमिलनाडु में कोई समर्थन नहीं है, केरल में जो वामपंथी आ रहे हैं, क्या वामपंथी उनको दिल्ली में नेता मानेंगे? जो कि नेता उनको तेलंगाना में उनके साथ टकराते हैं या आंदोलन करते हैं। तो इस तरीके से दक्षिण में उनका कोई आधार नहीं बनता। अखिलेश यादव जो कि तमाम सपा के बड़े नेता है, अभी एसटी ने कहा था कि अखिलेश के अंदर वो सारे गुण है कि वो पीएम बन जाए। फिर अखिलेश खुद पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं,
फिर वो कैसे टीआरएस को आने देंगे आगे। चाहे केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे अभी मिला हुआ है, वो तेलंगाना के केसीआर को कैसे पीएम पद का उम्मीदवार बनाएगा या दिल्ली में कैसे उनको मानेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष की एकता इस तरीके की तमाम तरह हुई है, दसियों बार हुई है, लेकिन वो चुनाव आते आते पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है और वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाता है। ये अभी तक 10 साल से लगातार होता रहा है, लेकिन इसमें क्या बड़ा इसको क्या वोट में बदला जाएगा, ये थोड़ा जल्दीबाजी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव अभी राजनीति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और जहां जहां उसकी लड़ाई है और बीजेपी ये मानती है कि राष्ट्रीय पटल पे यदि उसे उसे कोई चुनौती पेश कर सकता है तो वो कांग्रेस ही है। क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, उसे उसकी वजह से तेलंगाना में कुछ फायदा मिल पाएगा? दक्षिण भारत में पूरी तरीके से कांग्रेस को आप देखेंगी तो दक्षिण वो एक तरह से सूबा रहा है जहां से कांग्रेस हमेशा गेन करती रही है। वो चाहे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी पूरी तरीके से चुनाव उत्तर भारत में हार गई, लेकिन दक्षिण भारत में वो चुनाव जीत गई। चाहे देखेंगे तो जब यहाँ से सोनिया गांधी जब निकल के बेलारी जाती हैं तो वहां से वो चुनाव जीत के आती हैं, जबकि उसके सामने सुषमा स्वराज जैसी बड़ी नेता को वो 3 से 4 लाख वोटों से हराती हैं। जो कि उत्तर भारत की निकला हुआ नेता दक्षिण भारत में जाता है और उसके सामने एक बड़े नेता को चुनाव हराता है, तो कांग्रेस का वो गढ़ रहा है। हालांकि उसके बड़े नेता जो राजशेखर रेड्डी हुआ करते थे, 40-40, 45-45 सीटें लेके दक्षिण से आते थे और सेंटर में सरकार बनवाते थे, उनके बेटे आज कांग्रेस छोड़ के वाईएसआर बनाए हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के सामने जो पुराने कांग्रेसी हैं वही उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके लिए अभी भी दक्षिण में जमीन बची है। तो जितना उत्साह भारत जोड़ो यात्रा का दक्षिण में दिखा, उतना शायद उत्तर भारत में नहीं दिखा और उसका लाभ कितना किस हद तक होता है वो कर्नाटका के चुनाव में देखने को मिलेगा, जो आने वाले 2-3 महीने में या साल के अंत में वो आ जाएंगे और वो तय कर देंगे कि दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा का क्या हाल है और क्या उसको वोट में बदल पा रही है कांग्रेस या नहीं बदल पा रही है। विश्व में एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी के लिए भी ये बड़ी चुनौती हो सकती है दक्षिण भारत में, जिस तरीके से अभी तमाम विपक्षी और बीआरएस पार्टी एक साथ आ गए हैं? बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण में कभी उस तरीके का वोट बैंक नहीं रहा है। उसके सामने थोड़ा बहुत केरल में है, जमीन बची हुई है और कर्नाटका उसके लिए चुनौती है। तो कर्नाटका में कहीं ना कहीं जो तीसरे मोर्चे में जो लोग शामिल हैं उनकी कर्नाटका में कहीं जमीन नहीं बची है। यदि कुमार स्वामी या एच डी देवगौड़ा रैली में आते तो कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव प्रभावित होता, लेकिन यदि वो नहीं आए हैं तो टीआरएस को एक सीट नहीं है या जो भी उसमें शामिल हुए हैं उनका 1% वोट नहीं है कर्नाटका में, तो किस तरीके से वो दावा कर देंगे कि हम बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। और उसके अलावा बीजेपी का कहीं उस तरीके का जनाधार नहीं है, वोट नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचे। उसको यदि उत्तर भारत से कोई चुनौती दे सकता है तब उसको फायदा मिल सकता है, या बीजेपी को इस तीसरे मोर्चे से नुकसान नहीं है। और बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि वो तीसरा मोर्चा केवल 2-4 दिन रैली करेगा, स्टेज शो करता है, उसके बाद वो चला जाएगा। मुकाबला हम जीत रहे हैं सीधे तौर पे और तीसरे मोर्चे से लड़ाई नहीं, लड़ाई उसकी कांग्रेस से है। तो इन दोनों बातों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि दक्षिण में बीजेपी को कमजोर मजबूत है ही नहीं तो फिर उसको कमजोर कैसे किया जा सकता है। तो कांग्रेस को कमजोर किया जा सकता है, तो कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस को हराने की तैयारी है, ये बीजेपी को हराने की तैयारी नहीं है। तो इस तरीके से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और वो अपने यदि संगठन या जिस तरीके का वो मंत्रणा लेके चल रही है, शायद वो चुनाव में उसे उस तरीके का फायदा मिले और इस तीसरे मोर्चे से उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो केवल और केवल कांग्रेस का होगा। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि इस वक्त एक बड़ी राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है दक्षिण भारत से, और बीआरएस की एक महारैली आज होने जा रही है, जिसको देखते हुए तमाम यहाँ पर दिग्गज पहुंचे हैं। तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखाते चले, जहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अखिलेश यादव यहाँ पर टीआरएस के साथ नजर आ रहे हैं। और इस मेगा रैली को यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक भारत राष्ट्र समिति की तरफ से जो है ये वैकल्पिक राजनीति लाने का प्रयास है, जो कि बीजेपी के सामने इस वक्त वैकल्पिक राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये प्रयास कितना सफल हो पाता है ये आने वाले चुनाव में साफ पता चलेगा।
और इसी के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए आर्या न्यूज।